अस्पताल में नर्सें अब जिन्वू की बॉडी को लेकर बातें कर रही थीं। उसकी मेहनत रंग ला रही थी। स्टैट्स में स्ट्रेंथ बढ़ाने का असर साफ दिख रहा था। एक नर्स जब उसके रूम का दरवाजा खोलती है तो जिन्वू को वर्कआउट के बाद देखकर थोड़ी शर्मा जाती है। वो लड़खड़ाते हुए कहती है कि आज उसे डिस्चार्ज किया जा रहा है और फिर बिना सोचे उसके नंबर की भी मांग कर बैठती है। जिन्वू, जो अब भी थोड़ा भोला है, सोचता है शायद ये हॉस्पिटल का प्रोसेस होगा और अपना नंबर दे देता है। दूसरी तरफ जिनाह टीवी पर ये इंटरव्यू देख रही होती है और टाइम देखते ही स्कूल के लिए तैयार हो जाती है। अभी अभी नींद से उठा जिन्वू उसे हेलो बोलता है। जिनाह नोटिस करती है कि उसका भाई और लंबा लग रहा है और बॉडी भी पहले से अलग है। वो मुस्कुराती है और शूज पहनकर निकलती है। जिन्वू उसे छाता लेने की सलाह देता है। हमेशा की तरह वो अपनी बहन की फिक्र करता है। अब अकेला जिन्वू अपनी डेली क्वेस्ट्स पर नजर डालता है। वो अब लेवल 18 पर पहुंच चुका है। नए पॉइंट्स मिलने पर वो उन्हें स्ट्रेंथ, चुस्ती और ज्ञान में डालता है। तभी उसका ध्यान एक फोन कॉल पर जाता है। उसका मकान मालिक किराए की याद दिलाता है। जिन्वू नरमी से कहता है कि वो जल्द ही दे देगा। उसे अब पैसे चाहिए, यानी किसी रेड का काम करना पड़ेगा। लेकिन अब भी उसका रैंक ई है, तो वो ज्यादा हाई लेवल रेड्स नहीं कर सकता, वरना वो अटेंशन खींचेगा। तभी उसकी नजर एक जॉब पोस्ट पर जाती है। वो अपनी डेली रनिंग क्वेस्ट करते हुए उस रेड ग्रुप की मीटिंग स्पॉट पर पहुंचता है, जो एक कंस्ट्रक्शन साइट पर बना है। वहां उसका सामना होता है डोंगसुक से, जो टीम का लीडर है। बाकी हंटर उसे देख के हंसते हैं, क्योंकि उसकी सबसे कमजोर हंटर वाली छवि अब भी लोगों को याद है। चलते चलते सबसे यंग मेंबर जिन्हों उससे बातें करने लगता है, वो 21 साल का डी रैंक हंटर है और एकदम नई चमचमाती आर्मर पहने हुए है। जब गेट के पास पहुंचते हैं, जिन्हों थोड़ा घबराया रहता है। अंदर जाते ही सबको एक अजीब सी बात महसूस होती है। न तो कोई बीस्ट, न ही कोई ग्लो स्टोन्स। सब तरफ अंधेरा ही अंधेरा। जिन्वू को कार्टेनन टेम्पल की याद आ जाती है। तभी रास्ते में एक मोड़ पर उसे किसी खतरे का एहसास होता है। वो ग्रुप को अलर्ट करता है, ऊपर से अटैक आने वाला है। और फिर एक साथ ढेर सारे चींटी जैसे मॉन्स्टर्स हमला कर देते हैं। ग्रुप उन्हें अच्छे से हैंडल करता है और जिन्हों की महंगी आर्मर उसकी जान बचा लेती है। लेकिन जिन्वू को अब भी कुछ गड़बड़ लगती है। दूसरी तरफ एस रैंक हंटर बैक ट्रेनिंग में लगे होते हैं। अपने खाली हाथों से पत्थरों को तोड़ते हुए पूरी बिल्डिंग हिला देते हैं। डंजियन में वापस ग्रुप आगे बढ़ता है और आखिरकार एक बड़े से चेंबर में पहुंचता है, जहां ढेर सारे चमकते मैना स्टोन्स होते हैं और साथ में एक सोता हुआ जायंट स्पाइडर। डोंगसुक प्लान करता है इस खजाने से अपने छोटे भाई को इंप्रेस करने का, लेकिन जिन्हों ध्यान दिलाता है कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से जिन्वू को भी बराबर का हिस्सा मिलेगा। डोंगसुक बाहर से सब ठीक ठाक दिखाते हुए कहता है, ठीक है, पहले बॉस को खत्म करते हैं, फिर बंटवारा होगा। वो जिन्हों और जिन्वू को वहीं रुकने को कहता है और बाकी ग्रुप खुदाई का सामान लेने बाहर निकल जाता है। लेकिन ये सब एक जाल था। अचानक एक धमाके से चेंबर का दरवाजा बंद हो जाता है। जिन्वू और जिन्हों अब उस जायंट स्पाइडर के साथ अकेले हैं। प्लान साफ था, उन्हें स्पाइडर के लिए चारा बनाया गया था। जिन्हों घबरा जाता है, लेकिन जिन्वू उसे कहता है, तू पीछे रह, इससे मैं निपटता हूं। डंजियन के बाहर डोंगसुक और बाकी धोखेबाज रेड पार्टी के मेंबर्स आराम से बाहर निकल रहे थे। उसका प्लान था कि जब स्पाइडर जिन्वू और जिन्हों को खत्म कर देगा, तब वो छत के पास वाले साइड टनल से वापस लौट आएंगे। वो ग्रुप से हंसते हुए कहता है, बोनस में जिन्हों की महंगी आर्मर भी मिल जाएगी। अंदर सी रैंक डंजियन बॉस की लेयर में जिन्हों जिन्वू से कहता है कि हमें बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना चाहिए, लड़ने से कुछ नहीं होगा। जिन्वू मानता है कि वो सही कह रहा है, लेकिन वो हार मानने वालों में से नहीं है। वो सीधे उस भयानक स्पाइडर की तरफ दौड़ता है और अटैक करता है, जिससे जिन्हों पूरी तरह शॉक में आ जाता है। जिन्वू की डैगर, कसाकास वेनम फैंग, स्पाइडर के हार्ड एक्सोस्केलेटन को चीर नहीं पा रही थी, लेकिन वो बिना रुके बार बार वार करता है। जिन्हों ये देख के हैरान रह जाता है। वो सोचता है, ये बंदा ई रैंक हंटर नहीं हो सकता। उसके मन में आता है कि शायद जिन्वू ने अपना झूठा रैंक बताया है। नकली रैंकर्स की ऐसी ही अफवाहें हैं, जो मजे के लिए लोगों को मारते हैं।
अब जिन्हो को अपने ही साथी से डर लगने लगता है। जिन्वो की स्पीड और फुर्ती उसकी ताकत बन चुकी है, लेकिन लगातार अटैक करते करते वो थकने लगता है। उसे अब तक स्पाइडर का कोई वीक पॉइंट नहीं मिला। तभी उसकी स्टैमिना खत्म हो जाती है और स्पाइडर एक वॉर में उसे उड़ा देता है। स्पाइडर जब फाइनल ब्लो देने ही वाला होता है, तभी जिन्वू फुल रिकवरी रिवॉर्ड को एक्सेप्ट कर लेता है, जो उसे डेली क्वेस्ट पूरी करने के लिए मिला था। जैसे ही उसकी एनर्जी वापस आती है, वो हवा में कूदकर स्पाइडर की आंख में डैगर घुसेड़ देता है। डैगर का पैरालिसिस और ड्रेन इफेक्ट असर दिखाते हैं और स्पाइडर गिर जाता है। डंजियन बॉस के मरते ही जिन्वू के लेवल्स फिर से बढ़ते हैं। जिन्हो अब नकली स्माइल के साथ जिन्वू को पानी की बोतल देता है और कहता है, बॉस, पानी पियो। जिन्वू को समझ ही नहीं आता कि वो इतना अजीब बर्ताव क्यों कर रहा है। उसी वक्त ऊपर की टनल्स से धोखेबाज रेड पार्टी फिर से दिखाई देती है और दोनों को जिंदा देख के शॉक्ड रह जाती है। दूसरी तरफ हंटर्स गिल्ड के चेयरमैन गो पूरे दिन की मीटिंग्स के बाद थक गए थे। उनका जूनियर जिनचुल सजेस्ट करता है कि चलो थोड़ा ट्रेनिंग कर लेते हैं। सिर्फ कुछ मूव्स में गो उसके अटैक ब्लॉक करके उसे जमीन पर गिरा देते हैं। गो हंसते हुए कहता है, बस यही चाहिए था मुझे, थोड़ी असली एक्टिविटी। फिर वो झिंचुल को सराहते हैं कि उसने अपनी ट्रेनिंग चालू रखी, क्योंकि डंजियन में यही फर्क डाल सकती है। बॉस की लेयर में वापस रेड पार्टी अब मानती है कि जिन्होंने ही स्पाइडर को हराया होगा, अपनी हाई क्वालिटी आर्मर की वजह से। डोंगसुक अब जिन्हो से कहता है, तू जिन्वू को मार दे, हम तुझे छोड़ देंगे। लेकिन जिन्हो साफ मना कर देता है। तब डोंगसुक अपने लोगों से कहता है, पहले उस कमजोर को खत्म करो। उसी वक्त जिन्वू के सामने एक नया सिस्टम मैसेज पॉपअप होता है, न्यू क्वेस्ट, इन कातिल हंटर्स को मार दो। जिन्वू सोच में पड़ जाता है, ये सिस्टम मुझसे दूसरे इंसानों को मारने को क्यों कह रहा है। उसी वक्त एक हंटर उस पर मैजिक अटैक करता है और जिन्वू मलबे में गिर जाता है। वो सोचता है, ये दुनिया ही ऐसी है जो सबसे स्ट्रांग है, वही जिंदा रह पाता है। अगर सिस्टम मुझे इस्तेमाल कर रहा है, तो अब मैं भी इसे इस्तेमाल करूंगा। और एक हंटर बड़े कॉन्फिडेंस से जिन्वू की तरफ बढ़ता है, लेकिन वो अपनी बात भी पूरी नहीं करता कि जिन्वू उसकी गर्दन उड़ा देता है। जिन्वू जानता है कि अब वो एक किलर बन चुका है, लेकिन वो पीछे नहीं हट सकता। वो बाकी हंटर्स को भी एक एक करके मार देता है और अब बचता है सिर्फ लीडर डोंगसुक। डोंगसुक डर के मारे अटैक करता है, लेकिन जिन्वू अब इतने लेवल्स ऊपर पहुंच चुका है कि वो एक हाथ से ही सब डिफेंड कर लेता है। डोंगसुक हाथ जोड़कर कहता है, प्लीज मुझे मत मारो, चाहे तो डंजियन की सारी लूट तुम ले जाओ, मैं ऊपर और पैसे देने के लिए भी तैयार हूं। लेकिन जिन्वू उसकी बात काटता है, तूने 3 बार मुझे मारने की कोशिश की थी और अब तुम मुझसे रहम की भीख मांग रहे हो। और फिर जिन्वू उसका भी सिर कलम कर देता है। जैसे ही डोंगसुक मरता है, डंजियन बंद होने लगता है। जिन्हो और जिन्वू बाहर सुरक्षित निकल जाते हैं। हंटर्स गिल्ड का एक प्रतिनिधि दोनों को बाहर देखता है और हैरान होता है कि सी रैंक और ई रैंक हंटर्स ही सरवाइव कैसे कर गए। फिर वो मान लेता है, शायद जिन्हो की महंगी आर्मर ने काम कर दिया होगा। जैसे ही शाम का आसमान बरसात में भीगता है, जिन्वू अपने आप से मुस्कुराकर सोचता है, अच्छा हुआ सुबह जिना को छाता लेने को कहा था। हंटर एसोसिएशन की सर्विलांस टीम का एक मेंबर जिनचुल को एक रिपोर्ट देता है। रिपोर्ट में लिखा होता है कि सी रैंक रेड में 6 हंटर्स की डेथ ज्यादा नई बात नहीं है। लेकिन जब यह पता चलता है कि उनमें से एक एस रैंक हंटर डोंगसू का बड़ा भाई था और साथ ही साथ उसमें जिन्वू का भी नाम है, तो जिनचुल को लगता है कि इस पे डिटेल में इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। उधर जिन्वू घर लौटता है, कुछ टेकआउट फूड के साथ। इस महीने के बिल्स भरने के बाद भी उनके पास इतना पैसा है कि एक अच्छा डिनर कर सकें। ये देखकर जिनाह खुश हो जाती है। जिनाह पूछती है कि उस दिन की रेड कैसी रही। जिन्वू सोच में खो जाता है। उसे याद आता है कि कैसे उसने बिना हिचकिचाए उन लोगों को मार डाला जिन्होंने उसे धमकाया था। वो सोचता है कि पहले वाला जिन्वू तो शायद कोई रास्ता ढूंढता भागने का। तभी जिनाह उसे टोके हुए पूछती है कि सब ठीक है। जिन्वू मुस्कुराकर कहता है कि हाँ, सब ठीक है। अंदर ही अंदर वो खुद को याद दिलाता है कि ये सब कुछ वो अपने परिवार के लिए कर रहा है। ताकतवर बनना अब जरूरी है। वो जैसे ही बियर का सिप लेता है, एक सिस्टम मैसेज पॉप होता है, एक हानिकारक पदार्थ डिटेक्ट किया गया है। तभी जिन्वू के आसपास एक सॉफ्ट लाइट फैल जाती है और उसकी डिटॉक्स एबिलिटी एक्टिवेट हो जाती है। थोड़ा क्यूरियस होकर वो बियर के कैन लेकर दूसरे रूम में चला जाता है।
एक एक करके वो सारे कैन पी जाता है, लेकिन नशा नहीं होता। सिस्टम एल्कोहल इफेक्ट्स को पूरी तरह रद्द कर रहा होता है। वो अपनी एबिलिटीज चेक करता है। उसे पता चलता है कि उसके पास टॉक्सिन और एबनॉर्मल इफेक्ट्स के लिए इम्यूनिटी है, और साथ ही उसकी रीजनरेशन भी इंक्रीज हो गई है। ये सब रिवॉर्ड्स उसे डबल डंजियन के इनिशियल क्वेस्ट के कंप्लीशन के बाद मिले थे, लेकिन अभी तक वो इतने इवेंट्स में इतना बिजी था कि नोटिस ही नहीं किया। जिन्वू को नींद आ जाती है। कुछ देर बाद जिन्हा उसके कमरे का दरवाजा खटखटाती है। भाई, तुम्हारा फोन आया है। कॉल जिन्हो का होता है, वही डी रैंक हंटर जिसने पिछली रेड में उसके साथ काम किया था। कॉफी शॉप में दोनों मिलते हैं। अब जिन्हो को जिन्वू से डर नहीं लगता। वो दिल से कहता है, अगर तुम ना होते तो मैं आज जिंदा नहीं होता। वो कहता है कि जिन्वू ने जो किया वो सिर्फ सेल्फ डिफेंस था। जिन्हो बताता है कि वो एक स्ट्राइक टीम बना रहा है। जिन्वू उठने ही वाला होता है कि जिन्हो उसे रोकता है। सुन लो यार, मेरी फैमिली की यूजन कंस्ट्रक्शन कंपनी है। मैं उसका गिल्ड मास्टर बनना चाहता हूं। जिन्वू उसकी बात ध्यान से सुनता है। उसे लगता है कि किसी कंपनी के पास खुद की गिल्ड हो तो वो बेस्ट बिजनेस मॉडल बन सकता है। ऑफर भी अच्छा है, लेकिन जिन्वू को अब तक पता नहीं कि वो क्यों लेवल अप कर रहा है, तो वो किसी और के साथ काम करने का रिस्क नहीं लेना चाहता। जिन्हो आखिरी कोशिश करता है और कहता है, अगर तुम मेरी टीम में आओगे तो मैं तुम्हारे सारे सीक्रेट सीक्रेट ही रखूंगा। जिन्वू उसे एक सीरियस नजर से देखता है और चुपचाप चला जाता है। उधर डोंगसुक का छोटा भाई डोंगसू अपने असिस्टेंट से इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट मांगता है और कहता है, मेरे भाई को कोई मैजिक बीस्ट ने नहीं मारा है, मैं जानता हूं। डोंगसू खुद एक डेंजरस एस रैंक हंटर है। वो अब अपने भाई के कातिलों से बदला लेने के लिए इंतजार कर रहा है। फिर एक मॉर्निंग में जिन्वू और जिनाह पार्क में रनिंग पर जाते हैं। जिन्वू उसे छेड़ता है और फिर दोनों धीरे धीरे दौड़ना शुरू करते हैं। रास्ते में वो पूछता है, अगर हम बहुत अमीर हो गए तो तू क्या करेगी? जिनाह सोचती है और कहती है, मां के हॉस्पिटल बिल्स चुका दूंगी, अपनी ट्यूशन भर दूंगी। उसके बाद पता नहीं, क्योंकि इतना पैसा होना तो कभी पॉसिबल ही नहीं लगा। जिन्वू हंसता है और कहता है, मैं थोड़ा आगे दौड़ता हूं। जैसे ही वो अपनी डेली ट्रेनिंग क्वेस्ट की दूरी कंप्लीट करता है, वो नोटिस करता है कि उसने डबल डिस्टेंस रन किया है। तभी एक सीक्रेट क्वेस्ट पॉप होता है। रिवॉर्ड, एक लूट बॉक्स। लूट बॉक्स खुलता है और उसमें से निकलती है एक चाबी, एस रैंक डंजियन, डीमन किंग्स कैसल की। इनाम, एलिक्सर के इंग्रेडिएंट्स। वो एलिक्सर जो हर बीमारी को ठीक कर सकता है, शायद जिन्वू की मां को भी। जिन्वू बिना वक्त गवाए डंजियन की चाबी यूज करता है और एंटर कर जाता है। उसके सामने जलता हुआ एक शहर होता है। तभी एक 3 सिरों वाला बीस्ट प्रकट होता है, हेल्स गेटकीपर, सरबेरस। जिन्वू अपनी सारी एबिलिटीज और बोनस यूज करता है, लेकिन बीस्ट पर ज्यादा असर नहीं पड़ता। सरबेरस पलटकर अटैक करता है और जिन्वू का एक हाथ चबा जाता है। तभी बीस्ट की रेज एबिलिटी एक्टिवेट होती है, जो 3 मिनट तक डबल डैमेज देती है। जिन्वू टोटल रिकवरी और एक हीलिंग पोशन यूज करता है, लेकिन फिर भी उसका पलड़ा भारी नहीं हो रहा। वो एक अटैक बूस्टिंग आइटम यूज करता है। सरबेरस की रेज खत्म होती है और जिन्वू फाइनली उसे डैमेज देना शुरू करता है। लास्ट मिनट तक एचपी बचाने की जद्दोजहद में जिन्वू सरबेरस के जबड़े में फंसा होने के बावजूद बार बार अटैक करता है। आखिरकार सरबेरस गिरता है। जिन्वू को कुछ लेवल्स मिलते हैं, जिससे उसकी सारी चोटें भी हील हो जाती हैं। रिवॉर्ड में उसे कैसल की मेन चाबी और एलिक्सर की रेसिपी मिलती है। उस एलिक्सर के 3 इंग्रेडिएंट्स डीमन किंग्स कैसल के अंदर छिपे हैं। जिन्वू अपने आप से वादा करता है, मां के लिए मैं जरूर वापस आऊंगा। डीमन किंग्स कैसल से सेफली लौटने के बाद जिन्वू अपनी बेहोश मां से मिलने हॉस्पिटल जाता है। वो उस रिवॉर्ड एलिक्सर के बारे में सोचता है, जो उसकी मां की इटर्नल स्लीप डिजीज को ठीक कर सकता है। जिन्वू तय करता है कि उसे और स्ट्रांग बनना होगा, ताकि वो फिर से कैसल में जा सके और एलिक्सर के लिए जरूरी इंग्रेडिएंट्स हासिल कर सके। जिन्वू फिर से जिन्हो से मिलता है और उस स्ट्राइक टीम ज्वाइन करने के लिए हां कह देता है, जिसके बारे में पहले उन्होंने बात की थी। लेकिन एक कंडीशन पर, हर रेड में सिर्फ वो और जिन्हो ही एंटर करेंगे, ताकि बाकी लोगों को किसी तरह की चोट या जान का खतरा ना हो। जिन्हो इस प्लान को एक्सेप्ट करता है। उसे लगता है इससे वो अपने डैड को इंप्रेस कर पाएगा। वो सारे लॉजिस्टिक्स और शेड्यूलिंग हैंडल करने का वादा करता है। उधर
एस रैंक हंटर हैन अपनी ट्रेनिंग रन फिनिश करती है, तभी एक गिल्ड रिक्रूटर उससे कांटेक्ट करता है। वो जूजिन कंस्ट्रक्शन कंपनी से है, जो जीनहो के पापा की कंपनी है। जीनहो और उसके पापा 10 साल पहले गेट्स की अपीयरेंस के बाद वर्ल्ड की हालत पर बात करते हैं। अब दुनिया भर के इंडस्ट्रीज उन रिसोर्सेज पर डिपेंड करने लगे हैं जो डंजियंस से मिलते हैं, और ये रिसोर्सेज सिर्फ हंटर्स ही निकाल सकते हैं, जिन्हें हंटर एसोसिएशन कंट्रोल करता है। एक बार हंटर की रैंक डिफाइन हो जाए, फिर प्राइवेट गिल्ड्स उन्हें हायर कर लेती हैं। जीनहो के पापा बताते हैं कि उनके देश में 5 मेजर गिल्ड्स हैं: हंटर्स गिल्ड, व्हाइट टाइगर गिल्ड, रीपर गिल्ड, फेम गिल्ड और नाइट गिल्ड। वो भी इस गेम में आना चाहते हैं ताकि अपने देश की जिम्मेदारी निभा सकें। दूसरी तरफ जिन्वू अपनी डेली ट्रेनिंग फिनिश करता है। उसे नोटिस होता है कि एक्स्ट्रा रनिंग या वर्कआउट अब काउंट नहीं हो रहे, मतलब उसका वन टाइम क्वेस्ट कंप्लीट हो गया है। वो उम्मीद करता है कि लूट बॉक्स से उसे फिर से कोई चाबी मिले ताकि वो और लेवल अप कर सके, लेकिन बॉक्स से सिर्फ एक पंच किया हुआ बिंगो कार्ड निकलता है। जिन्वू थोड़ा चिढ़ जाता है। उसे जल्दी से जल्दी स्ट्रांग बनना है ताकि वो एलिक्सर के इंग्रेडिएंट्स हासिल कर सके, लेकिन जब तक जीनहो सी रैंक डंजियंस अरेंज नहीं करता, उसे वेट करना होगा। इसी बीच उसे हंटर एसोसिएशन से एक नोटिफिकेशन आता है। डी रैंक गेट के लिए स्ट्राइक टीम की जरूरत है। जिन्वू पहले सोचता है डिक्लाइन करने का, क्योंकि उसे दूसरे हंटर्स के साथ काम करना पड़ेगा, लेकिन लेवल अप का कोई भी मौका वो मिस नहीं करना चाहता। थोड़े सोचने के बाद वो रेड के लिए हां कर देता है। इधर सॉन्ग, वही कार्टेनन टेम्पल यानी डबल डंजियन रेड का पार्टी लीडर, एक केंडो सेशन के बाद रेस्ट कर रहा होता है। उसे भी वही रेड नोटिफिकेशन मिलता है। उसका स्टूडेंट पूछता है कि अब जब उसकी एक बांह नहीं है, तो वो रिटायर क्यों नहीं हो जाता। सॉन्ग जवाब देता है कि उसे अब भी सोसाइटी के लिए कुछ करना है। सांगशिक, जो कार्टेनन टेम्पल सरवाइव कर चुका है, वो भी रेड ज्वाइन करता है, हालांकि उसकी वाइफ उसे दूसरा प्रोफेशन ट्राई करने के लिए कहती है। हंटर्स गिल्ड में एस रैंक हंटर बैक गुस्से में गिल्ड लीडर चोई को डांट रहा होता है कि उसने उसे एक बेकार शो इंटरव्यू के लिए बुलाया। चोई स्माइल के साथ हैंडल करता है। वो बैक को बताता है कि जूजिन कंस्ट्रक्शन गिल्ड बना रही है, लेकिन बैक जानना चाहता है कि असल बात क्या है। उधर जूही जिन्वू के बारे में सोचती है और डिसाइड करती है कि अब उसे अपनी वीकनेस से ऊपर उठना है। उसे भी वही डी रैंक रेड वाला नोटिफिकेशन आता है। हैन, जो चोई की गिल्ड की वाइस प्रेसिडेंट है, चोई के ऑफिस जाती है और बताती है कि उसे जूजिन कंस्ट्रक्शन ने गिल्ड मास्टर बनने का ऑफर दिया था, लेकिन उसने मना कर दिया। बैक रात में एक ड्रिंक लेते हुए चोई से हुई अपनी बात को याद करता है। चोई ने उसे बताया था कि वो जेजू आइलैंड पर एक और रेड की प्लानिंग कर रहा है, वही जगह जहां पिछली रेड में कई हंटर्स मारे गए थे। पहली बार चोई की रिलैक्स्ड पर्सनालिटी सीरियस हो गई थी जब उसने कहा था कि वो उस दिन को कभी नहीं भूलेगा। सुबह जिन्वू रेड के लिए निकलता है और उसकी बहन जिनाह उसे विदा करती है। उधर सॉन्ग भी रेड के लिए निकलता है और सोचता है कि कितना अजीब है। वो एक ट्रेन्ड मार्शल आर्टिस्ट है, फिर भी उसकी अवेकनिंग के बाद उसकी पावर्स मैजिक बेस्ड है। वो जिन्वू को देखता है और उसके नए लुक से सरप्राइज हो जाता है। जिन्वू के चेहरे पर लंबे समय बाद पहली बार अपनी पुरानी स्माइल दिखती है। दोनों पुराने दिनों को याद करते हैं। गेट पर पहुंचते ही सॉन्ग देखता है कि बाकी सर्वाइवर्स, पार्क, सांगशिक, कांग और जूही भी वहीं हैं। लेकिन उनकी ये छोटी सी रियूनियन कट जाती है जब बाकी पार्टी मेंबर्स भी पहुंचते हैं। 3 सी रैंक हंटर्स जो जेल में हैं और अपनी सजा कम करवाने के लिए इस रेड में हिस्सा ले रहे हैं। उन्हें सुपरवाइज कर रहा है हंटर एसोसिएशन से बी रैंक हंटर टेशिक। सॉन्ग जिन्वू से पूछता है कि क्या वो लीड ले सकता है, और जिन्वू तुरंत मान जाता है। लेकिन तभी सॉन्ग उसे सरप्राइज कर देता है। वो झुककर पिछली रेड में हुई मौतों की जिम्मेदारी लेता है। वो कहता है कि अगर आज वो लोग जिंदा हैं, तो सिर्फ जिन्वू की वजह से। सॉन्ग टीम को गेट के अंदर लीड करता है, जहां डंजियन उनका इंतजार कर रहा है। अब आगे क्या होगा, जिन्वू और बाकी हंटर्स को अंदर क्या मिलेगा, जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अलविदा।